यस यस, लेट अस स्टार्ट। चालू करें, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग अ टारगेट ऑफ 3 चैप्टर्स, 10, 9 एंड 5। ठीक है, ये तीनों ही चैप्टर नॉन ऐसे बेस्ड चैप्टर्स हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, लर्नेबल है। ठीक है, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है। और इन तीनों ही चैप्टर में एक क्वालिटी है कि आप लैंग्वेज को थोड़ा सा हल्का भी रख सकते हो, लेकिन कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चैप्टर खत्म करने का हमारा बहुत छोटा टाइम स्पेन है जो हमें एम स्क्वायर से मिला है, तो हमको इसको इफेक्टिवली खत्म करना पड़ेगा। और विथ लर्निंग इन द क्लास, हम लर्निंग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो मेरे को क्लास की एफिशिएंसी बहुत हाई चाहिए, जैसा आप लोगों ने अभी AS24 में दिया आखिर के 15-20 मिनट में। यही पार्टिसिपेशन मेरे को ये 3 चैप्टर्स के लिए लगेगा। ये 3 चैप्टर आपका अगला पड़ाव है, और उसके बाद में आपका लास्ट पड़ाव रहेगा, वो रहेगा चैप्टर नंबर 4, 7 और 8। देन ऑडिट इज डन। ठीक है, तो अभी पहले ये 3 चैप्टर को हम ढंग से खत्म करते हैं। आर यू रेडी? ये 3 चैप्टर के बाद में हम फिर से SA की दुनिया में जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपने जो अभी तक ऐसे पढ़े हैं 315, 330, 320, उनको ध्यान में रखना। हाँ, 220 ठीक है, वो इनिशिएशन वाला है। मेन जो आपने पढ़ा है 315, 320, 330, उसको ध्यान रखना। 315 में आप ROM आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, 320 में आप मटेरियलिटी, वेरी गुड। 330 में आप रिस्पॉन्स देते हो। ठीक है, और अभी तक हमने रिस्पॉन्स सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का देखा है। किसका? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दोनों स्टेज पे लगता है, RA भी लगता है। नाउ विल स्टार्ट ऑडिट ऑफ बैंक्स। ठीक है, आर वी रेडी? सो फ्रॉम नाउ फॉर सर्टन डेज वी विल हैव ऑल 3 बैचेस मर्ज टुगेदर। ठीक है, हैव गुड पार्टिसिपेशन, हैव गुड अटेंटिवनेस। एज आई टोल्ड यू, आई विल ब्रिंगिंग अ गुड क्विज फॉर यू पीपल, बैच वाइज, यू विल एंजॉय दैट। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली देयर विल बी नो प्रिपरेशन टाइम। ठीक है, तो आपको क्लास में ही अपना अटेंशन अच्छा रखना पड़ेगा एज अ बैच, अगर आपको परफॉर्म करना है तो। ठीक है, डन। सो ऑडिट ऑफ बैंक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक? फटाफट। फाइनेंस रिलेटेड, तो कैन आई से दैट देयर इज एन बैंक कॉल्ड SBI बैंक? यस। और एक पर्सन है जो बैंक में जाता है, अपने पैसे डिपॉजिट करता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेविंग्स करना। यस। और बैंक पैसा देती है किसी एक व्यक्ति को जो बैंक से पैसा लेता है। ठीक है, फॉर हिज ओन एक्सपेंसेस। करेक्ट है, राइट? बैंक इस पर्सन को देती है ब्याज। ठीक है, और ये पर्सन से लेती है ब्याज। तो बहुत ही, किसको किसको यह लगता है कि बैंकिंग का बिजनेस करने में बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है? क्या नहीं? किसको लगता है कि बैंकिंग के बिजनेस में, आप देखो ना, बैंकिंग का बिजनेस इज ऑल अबाउट कैपिटल, इट्स ऑल अबाउट पैसा। तू तेरा देखना, उसको क्यों सिखा रहा है? सीधा बैठ। SBI बैंक, यस। ठीक है, तो ये डिपॉजिट कर रहा, और ये बैंक जो है इसको पैसा दे रही है। करेक्ट है? बैंक इसको, इसने जो बैंक को पैसा दिया है उसके बदले बैंक इसको देगी इंटरेस्ट। नॉर्मली पकड़ो 7%। यस। और ये बैंक को देगा इंटरेस्ट, नॉर्मली पकड़ो 10%। ठीक है, किस चीज को लगता है कि बैंकिंग के बिजनेस में बहुत ज्यादा फंड इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है? मैंने आप तीनों को अलग किया तो आप तीनों सामने आ गए। इन एनी केस, किस चीज को लगता है कि बैंकिंग में बहुत ज्यादा फंड इन्वॉल्व है? नमित बोलता है बैंकिंग में बहुत ज्यादा फंड इन्वॉल्व है। क्यों, तेरे को क्यों लगता नहीं निहाल कि फंड इन्वॉल्व नहीं है? वाओ, सो अल्टीमेट कोर कंसेप्ट बोल दिया उसने। तो मैं अगर बताऊं ना, अगर हम चाहे तो हम मिलके भी बैंक खोल सकते हैं। हमको कोई उसके लिए करोड़पति होने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करती है, जो पर्सन सेव कर रहा है उसका ही पैसा इसको दे रही है। ठीक है, इसको 60% दे रही है और इससे 10 ले रही है।
तो बैंक की कमाई 3% की हो, इसको बोलते बैंक, ठीक है। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी। सो आज की डेट में बैंकिंग का बिजनेस करना मतलब इट्स ह्यूज फंड इन्वॉल्व। वाई? बिकॉज आरबीआई ने बहुत सारे नॉर्म्स क्रिएट करे, ठीक है। जो तू बोल रहा है ना ये होता था, बट व्हेन आरबीआई वाज नॉट स्ट्रांग, ठीक है, तो होता क्या था, मान ले, इमेजिन कर, जैसा निहाल ने बोला वैसे ही हो रहा है। सर क्या फंड नॉर्मल इन्वॉल्व है, लेकिन नॉर्मली तो बैंक लोगों ही फंड यूज कर रही है, राइट। अब मान लो ये बंदा डिफॉल्ट कर गया और ये मांगने आ गया मेरे को पैसे चाहिए मेरे, बैंक कहां से देगी पैसे? दे पाएगी क्या? इसके पैसे तो बैंक ने इसको दे रखे थे, ये डिफॉल्ट कर गया और ये मांगने आ गया मेरे को मेरे पैसे चाहिए। बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं, बैंक ने तो इसका ही पैसा इधर लगाया था। इससे क्या होगा, लोगों का बैंकिंग से भरोसा उड़ जाएगा। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? क्यों लगता है आपको ऐसा? मैं पहले आपको बताता हूँ सेक्टर से, मन में मत बोलो। एक है हेल्थ सेक्टर, हेल्थ स्वास्थ्य, शेयर मार्केट, फाइनेंस मतलब बैंक, फाइनेंस भी नहीं बोलूंगा, बैंक बोलूंगा, यस, प्रोडक्शन, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, करेक्ट है। अब बताओ आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग है, ठीक है। वाई नॉट हेल्थ? लोग मर गए तो? सी, इतना ज़्यादा विशियस सर्कल है ये। अगर बैंकिंग कोलैप्स हो गया तो लोगों का बैंक पे से भरोसा उठ जाएगा। लोगों का बैंक पे से भरोसा उठ गया तो इकोनॉमी में पैसा ही नहीं आएगा। इकोनॉमी में पैसा कैसे आ रहा है? बैंक के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? देयर इज अ सीइंग, इफ बैंक्स आर रिच पीपल विल बी रिच, ठीक है। अगर बैंक रिच नहीं होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। बैंक रिच है तो बैंक के पास पैसा आ रहा है, वही पैसा बैंक मोबिलाइज कर रही है तुम लोगों को, और बैंक ब्याज की दर कम कर पा रही है। पैसा ही नहीं आएगा तो बैंक कुछ दे पाएगी क्या? और जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। समझा? इसके लिए बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी इकोनॉमी। प्राइमरी इकोनॉमी मतलब शेतकरी, मतलब किसान। किसान से ही हमारे देश में पैसा फ्लो होता है, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए जो इस आइडिया को चेंज करने का ट्राई किए, बट अल्टीमेटली सबका डेड एंड जाके अटका फार्मिंग पे। इसके लिए ही बोलते हैं इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे खेत अच्छे, हमारे यहाँ बारिश अच्छी, सब कुछ अच्छा, तो ज्यादा पैसा मार्केट में आता है, किसानों के थ्रू ही पैसा मार्केट में आता है, ठीक है, क्योंकि खाने के लिए दाना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये है बैंकिंग। अब मेरे को बताओ, मैंने तुमको इंपॉर्टेंस बताया कि बैंक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग कोलैप्स तो शेयर मार्केट कोलैप्स, बैंकिंग कोलैप्स तो हेल्थ सेक्टर भी कोलैप्स ही होना है, ठीक है। ऑब्वियसली सुसाइड बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आरबीआई ने बहुत सारे कदम उठाए। आरबीआई ने बोला है कि आप सिर्फ लोगों के पैसे के ऊपर धंधा नहीं कर सकते, ठीक है। एक मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ जो सीए फाइनल में आप शायद सीखोगे, कि अगर मान लो बैंक ने लोन दे रखा है 100 CR का, ठीक है, और बैंक ने मान लो 100 CR का डिपॉजिट्स ले रखा है, बराबर है ना। सरकार बोलती है कि जितना तूने लोगों से पैसा लिया है उसका 50% तेरा ओन फंड होना चाहिए, जो तेरे पास में हर बार आरबीआई को तू डिपॉजिट करके रखेगा, आरबीआई के पास में रखेगा। किसके पास में रखेगा? सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जिनको उसने लोन दिया है वो डिफॉल्ट कर गए तो वो इनके पैसे कैसे चुकता करेगा? तो आरबीआई के पास में एटलीस्ट 50% सिक्योरिटी है कि आरबीआई उनको दे देगी। समझा? तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में कभी अपने पैसों को लेकर बहुत वो हो, सिक्योर फील करना चाहते हो, ठीक है, और आप, चलो आपने एसबीआई बैंक में लगाया तो आप ऑलरेडी सिक्योर हो क्योंकि अच्छा बैंक है, ठीक है। एसबीआई इज लाइक रॉक सॉलिड, एचडीएफसी इज रॉक सॉलिड, राइट। लेकिन वहाँ पे ब्याज दर कम मिलता है, करेक्ट है। ब्याज दर कहाँ मिलता है? थोड़े रिस्की बैंक्स में। फॉर एग्जाम्पल देर इज एसएल फाइनेंस बैंक, और ये बैंक या वो बैंक है, ठीक है, जो आपको एफडी के ऊपर 10% का ब्याज दे रहे। कितने का? लेकिन यू कैरी अ रिस्क कि बैंक डिफॉल्ट हो गया तो। समझा?
बैंक डिफॉल्ट कब होता है? बैंक डिफॉल्ट कब होता है? जब वही हो गया, किसी ने लोन डिफॉल्ट कर दिया, बैंक के पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई ये बोलती है कि अगर आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट है, कितना, तो हम आपको इंश्योर्ड फील करेंगे। मतलब अगर वो बैंक डूब गया तो पैसा गवर्नमेंट देगी, किसको? आम आदमी को। लेकिन अगर तेरा 5 लाख से ज्यादा का एफडी है, ठीक है, तो हम तेरे को 5 लाख तक ही दे पाएंगे। से फॉर एग्जांपल तुम्हारा 10 लाख का एसएल फाइनेंस बैंक में एफडी है ना, तो तुम अगर वो बैंक डूब गई तो तुम हाहाकार मचा दोगे, मेरा पैसा मेरा पैसा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 5 लाख का तू चिंता मत कर, मैं तेरे को इमीडिएटली 5 लाख दे देती हूँ, ठीक है, मैं मेरा अपने आप सल्ट दूंगी उससे। तू तेरे 5 लाख ले, तू खुश रहे, तो क्या होगा, तू सुसाइड कर लेगी, ठीक है, हम नहीं चाहते। एक आम नागरिक की हिसाब से 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, हर सीए अपने एक साधारण क्लाइंट को ये बोलता है कि सर आप 5-5 लाख करके एफडी बनाओ अलग अलग बैंकों में। उससे क्या होगा सर, कोई भी बैंक डूबी ना, आपका पैसा नहीं डूबेगा। आप एक साथ में 10 लाख की मत बनाओ अनलेस आपको बहुत कॉन्फिडेंस है उस बैंक से। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, बुक का नहीं। अब मैं बढ़ू आगे, आपको बैंक समझ में आ गया। अब बात हो रही है ऑडिट ऑफ बैंक्स, किसकी? कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब समझा आपको कि बैंक ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, आपकी साइन की कीमत क्या है? आपकी साइन की कीमत क्या है? आपने अगर गलत साइन कर दी और आपकी साइन के भरोसे लोग उस बैंक में एफडी ओपन कर रहे हैं, कल अगर वो बैंक डूब गई तो उनकी मौत के जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आपने आंख बंद करके साइन किया। इसके लिए ऑडिट ऑफ बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है कोऑपरेटिव बैंक, जनता कोऑपरेटिव, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव, पूसद कोऑपरेटिव, खामगांव कोऑपरेटिव, ये सब चोर है। मतलब इनका कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। ये कब बंद हो जाएंगे? हमारा विदर्भ बैंक में पैसा डूबा था, विदर्भ बैंक करके थी, ठीक है। अभी भी मेरे पापा जा जाके जलगांव में उनका वो है चैनल जहां से अपन पैसे, अभी भी हमारे 5 लाख पूरी नहीं है। मैं तो बोल दिया छोड़ो 5 लाख को, लेकिन क्या है, उन लोगों के हार्ड एंड मनी है, वो नहीं छोड़ सकते। सोचो। सो कहने का मतलब क्या है, सीए का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। विदर्भ बैंक के केस में तो सीए अंदर गया ही था। लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, अकोला में 3-4 सीए है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंकों के चक्कर में जिन पे सवालिया निशान उठे हैं, ठीक है, जिन पे दिल्ली से इंक्वायरी आई है आईसीआई की, बहुत कुछ मैटर आगे बढ़ा है। 2 जन मैं जानता हूँ जो हमारे साथ वाले पास आउट है, हमारे 1-2 बैच ऊपर नीचे, ठीक है, उनमें से। और दोनों ऐसे ही है जो मेरे साथ वाले हैं, लेकिन 1-2 अटेम्प्ट के बाद में क्लियर हुए, अटेम्प्ट लगा क्लियर हुए, और आज दे डोंट हैव सीओपी टू प्रैक्टिस। उनका सीओपी आईसीआई ने ले लिया। क्यों लिया होगा? सोचो। तो उसने ऑडिट ऑफ बैंक को हल्के में लिया होगा, वो अटक गया होगा एक जगह पे, ठीक है। तो ध्यान रखना आगे जब भी काम करोगे फ्यूचर में। टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक, सबसे पहले ये समझेंगे कि सर कितने तरीके के बैंक होते हैं। अलग अलग तरीके के बैंक होते हैं, ठीक है, आज आपको सीखने को मिलेगा। पहला है कमर्शियल बैंक। पहला कौन है? कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा फैला हुआ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंडिया में है कमर्शियल बैंक्स। उसके 2 मेन फंक्शन है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और ग्रांटिंग एडवांसेस, मतलब लोन देना। समझा? ये हो गया कमर्शियल बैंक। समझ में आया क्या? इसके उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इस चैप्टर को क्लास में रन करना है, ठीक है। मैं भी चिल्लाऊंगा, मेरा भी गला दुखेगा, सब होगा, ठीक है, मैं सब देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आप लोग क्लास में लर्न करना, ये है आपको बिल्कुल इसका लैंग्वेज खराब नहीं लगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और ये एज इट इज स्टडी मैट का लैंग्वेज है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नोट्स कैसे बने हैं, ठीक है। स्टडी मैट रेफर कर लेना एक बार देखने के लिए भले, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या है? मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। दे हैव 2 मेन फंक्शंस, one is accepting deposit, one is granting advances, that's it. Second, regional rural bank, रीजनल रूरल बैंक। अभी रूरल वर्ड आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में था क्या? हाँ, रूरल था ना। अभी अपने अकोला की अगर बात करें, रूरल की गायगांव, मंगरूड़ पीर,
ये सब रूरल एरियाज है अपने, ठीक है। तो इनको बोलते हैं आरआरबी। क्या बोलते हैं? तो सरकार ने क्या किया मालूम क्या, अलग अलग बैंक के सेगमेंट्स बांटे, ताकि अगर कोई सेक्टर का बैंक है ना तो फिर तू उसमें फोकस कर, है ना। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि बैंक डूबना नहीं। अगर एचडीएफसी मान लो आरआरबी में ज्यादा के काम कर रही है तो वो ध्यान दे पाएगी क्या? तो बोले तू एचडीएफसी है ना, तू बड़ा ध्यान दे, ठीक है। कोई बैंक पर्टिकुलर है, तू सिर्फ रूरल में जाके काम कर, क्योंकि रूरल में लोगों को अक्ल नहीं है, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी पढ़ाई कुछ और है, तो उनकी हेल्प कर, उनकी डिपॉजिट्स को तू बराबर चैनलाइज कर, ठीक है। देखो, रीजनल रूरल बैंक नोन एज आरआरबीज आर द बैंक्स that have been set up in rural areas। कहाँ पे सेटअप है ये? इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रूरल एरियाज में आरआरबी सेट किए गए हैं। क्यों सेट किए गए हैं? टू कैटर, बोलो, टू द बेसिक बैंकिंग नीड्स ऑफ द रूरल कम्युनिटीज। बराबर है। रूरल कम्युनिटीज जो है ना, पंचायत होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना पंचायत, देखा आपने सीजन अमेजन पे किसी ने, पंचायत करके सीजन आता है, ठीक है। तो आपको पंचायत मालूम पड़ेगी, पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत। तो ये सब रूरल कम्युनिटीज है। इन लोगों की बैंकिंग नीड्स को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ने आरआरबी बनाए हैं। और आरआरबी कहाँ एस्टेब्लिश्ड है? इन रूरल एरियाज इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। दो बैंक हो गए क्या, एक कमर्शियल हो गया, ये वाइड स्प्रेड है, और इनके दो काम है। आरआरबी जो है ये रूरल एरिया में होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में होते हैं, और ये रूरल रूरल कम्युनिटीज के बैंकिंग नीड्स को सेटिस्फाई कर। समझा? नंबर 1 डन, नंबर 2 डन, ठीक है। अब नंबर 3 आता है कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो ये ना, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ना, ये बेसिकली ये इनकी जब एस्टैब्लिशमेंट होती है तो इनका एक पर्पस होता है। इनका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, इनका पर्पस होता है कि हम किसी कम्युनिटी का भला करें। कोऑपरेट नाम ही है कि हम कोऑपरेट करें लोगों से। अब जैसा अग्रसेन बैंक है अकोला में, अग्रसेन बैंक का पर्पस ये है कि अग्रवाल समाज में, ठीक है, जहां जहां पे लोन की जरूरत रहे वहां वहां लोन पहुंचाए, है ना। और जहां जहां ज्यादा पैसा है उनका पैसा अंदर ले, उनको ब्याज दे और वो पैसा मोबाइलाइज करे, लेकिन फॉर द वेलफेयर ऑफ अग्रवाल कम्युनिटी। ये उसका वेरी पर्पस था। आज भी वो बैंक उस पर्पस पे काम कर रही है। अब हालांकि आप हर कोऑपरेटिव बैंक सबको फंड देती है, जरूरी नहीं कि आप अग्रवाल ही होना चाहिए, लेकिन एक वेरी पर्पस कोऑपरेटिव था उसका, करेक्ट है ना। सो कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, वो फंक्शन करती है लाइक कमर्शियल बैंक, ठीक है। जैसा अग्रसेन बैंक है, वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगी और लोन भी देगी। तो ये फंक्शन तो कमर्शियल बैंक ऐसे ही करते हैं, लेकिन ओनली बट आर सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ये कोऑपरेटिव, ये टोटल प्रॉफिट मोटिव का सेटअप, इनका मोटिव है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। और ये रजिस्टर्ड भी होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होती है इंडिया में एक, जैसा पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, वैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है। जहां पे कोई भी चीज कोऑपरेशन के लिए बनी है तो वो यहाँ पे रजिस्टर होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कोई और एग्जांपल है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कौन और रजिस्टर होता है? हाउसिंग सोसाइटीज। मुंबई में भी, आकोला में भी खैर एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। अब इट इज वेरी, आई एम वेरी ईगर टू सी दैट हाउ इट गोज, because when we see Mumbai, we see a society of say 1,000 families, ठीक है। and in Akola it is even tough to manage 12 families or 15 families, ठीक है। and in Akola they are launching a very optimistic project of around 200 families, ठीक है। so and it is almost on the stage of completion, जुडियो के पीछे वाला जो प्रोजेक्ट चालू है। now it is very important to see कि how अकोला में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होगी, हाउसिंग सोसाइटी, कैसे लोग आगे काम करते हैं, कैसे उसके इलेक्शंस होंगे, क्या होंगे, वी डोंट नो, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, ठीक है। तो देखो, कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक कैसे फंक्शन करती है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सेटअप हुई है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है।
ठीक है, आपके अंडरलाइंस इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। इस चैप्टर में शायद आपको कहीं पे लग सकता है कि मेरे को अपार्ट फ्रॉम रेड लाइंस कुछ सेल्फ अंडरलाइनिंग करनी है, आप जरूर करना, ठीक है। ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो दो एक्ट होते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो महाराष्ट्र का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, आंध्रा का अलग होगा, हर एक स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अलग अलग होते हैं। बट एक है ना इंडिया का नेशनल लेवल पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मतलब आपको बार बार रजिस्टर करने का काम नहीं। अगर आपने मल्टी स्टेट में रजिस्टर कर लिया तो आप मल्टीपल स्टेट में काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब अग्रसेन बैंक है, अगर सिर्फ महाराष्ट्र में है तो वो महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अग्रसेन बैंक बोलती है नहीं, मैं तेलंगाना में जाके भी लोन दूंगी, मैं गुजरात में जाके भी काम करूंगी, तो फिर उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है, और स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है। समझ में आया? महाराष्ट्र का अलग, गुजरात का अलग, इसका आज की डेट में बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट में ही रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। एंड यहां तक की बात समझ में आई क्या? यहां तक समझ में आया? कोऑपरेटिव बैंक वेरी सिंपल। आगे, एंड अब वो करते क्या है, दे यूजुअली कैटर टू द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, ठीक है, आरआरबी के जैसे ही है, ये लोग भी एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के नीड्स को कैटर करते हैं, ठीक है। ये एक जनरल प्रिजम्पशन है, लेकिन आज ये प्रिजम्पशन पूरा नहीं होता, और उसी के लिए आरआरबी बननी है। आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक के बाद में बननी, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक ना अब नॉर्मली क्या है, वो एग्रीकल्चर और रूरल नहीं, वो डायरेक्टली एचडीएफसी वगैरह को कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। वो नाम का एग्रीकल्चर और रूरल है, ठीक है, वो डायरेक्टली नेशनलाइज बैंक को कॉम्पीट करता है, ठीक है। इसके लिए आरआरबी अभी अभी आया हुआ टर्म है, कुछ सालों पहले आरआरबी करती कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये बुकिश डेफिनेशन है जो अपने को लर्न करना है कि ये एग्रीकल्चरल नीड्स, यहाँ पे अंडरलाइन करना पड़ेगा कि ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल नीड्स को कैटर करते हैं और रूरल सेक्टर को कैटर करते हैं। तो तीन बैंक हो गए, कमर्शियल, आरआरबी और कोऑपरेटिव। कमर्शियल जनरली दो चीजें करते हैं, आरआरबी रूरल कम्युनिटीज के नीड्स को कैटर करती है, ठीक है, और वेरियस स्टेट में होती है अलग अलग इसमें, ठीक है, अलग अलग रूरल एरियाज में। और जो कोऑपरेटिव है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, और वो अपने आप को या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करती है। और इनका पर्पस क्या होता है, दे कैटर टू द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल कम्युनिटीज ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है, क्लियर है। अभी चौथा, पेमेंट्स बैंक, ये एकदम नया आया हुआ टर्म है, हार्डली पांच साल, ठीक है। पेमेंट्स बैंक, सुनो, these are the new type of banks, these are the which have been recently introduced by RBI। recently RBI ने नया टाइप ऑफ एक बैंक इंट्रोड्यूस किया है, उसको बोलते हैं पेमेंट्स बैंक। क्या बोलते हैं, सुना है कभी पेमेंट्स बैंक? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, और हाँ, इंडियन पोस्ट और पेटीएम, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है, ये अभी नया आया हुआ फैशन है, ठीक है। सो दे आर अलाउड, सुनो सुनो सुनो, दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स, ये लोगों से पैसा ले सकते हैं, ठीक है, लोगों से पैसा ले सकते हैं, लेकिन आम सबसे नहीं ले सकते, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस टुवर्ड्स इट, ठीक है। वो क्या है, अपना करिकुलम में नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना समझ लो कि वो सबसे डिपॉजिट नहीं ले सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड लोगों से डिपॉजिट ले सकते। अब वो नॉर्मली बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट लेती है और किसी को लोन देती है, तो ये पहला वाला जो आम है लेफ्ट वाला, वो तो अलाउड है, आने दो। और ये लोग क्या देंगे, ब्याज, जो पैसा आया उससे ब्याज देंगे ना, ये वाला आम तो क्लियर है, जो नॉर्मल बैंक करती है वो इनको भी अलाउड है, कौन सा, लोगों से लेने का और ब्याज देने का। बट दे कैन नॉट इशू लोन और क्रेडिट कार्ड, वो लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, मतलब सर वो लोन नहीं बांट सकते, लेकिन वो डिपॉजिट ले सकते हैं। मतलब तेरे पास में लाख रुपए है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोलता है मैं 15% ब्याज दूंगा, तो तू लाख रुपए पेटीएम पेमेंट बैंक को दे देते को 15% ब्याज आता रहेगा, ठीक है, सिंपल। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सवाल, वो उनको पूछो, ठीक है। नहीं, सवाल अच्छा है सर। नॉर्मली क्या है कि बैंक लोन देती है, उससे बैंक की इनकम होती है, लेकिन पेमेंट्स बैंक को उन्होंने वो लाइसेंस नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने लाइसेंस पेमेंट बैंक को नहीं दिया,
क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनको भरोसा नहीं है। इनको लगता है, आरबीआई को लगता है, देखो यार बैंकों का पापा कौन है? आरबीआई को लगता है कि ये आड़े चले किसी को भी पैसा देंगे, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोगों को पैसा देंगे, वो लोग पैसा डुबा देंगे और ये लोग लोगों का पैसा भर नहीं पाएंगे और हमको भरना पड़ेगा। इस कारण से इनको सिर्फ पेमेंट्स बैंक बोला है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट का पे आउट करो, इनकम विनकम आपकी नहीं पड़ रहा है, देखो मत कर, मत कर, कुछ कर, इधर बैठ रहे घर पे। ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ये क्यों लेते हैं, ये मेरा काम नहीं है, पर क्या है, अभी आपने पूछ लिया तो मेरे पासपोर्ट से रहने वाले, तो ये क्या करते हैं नॉर्मली, नहीं बट डाउट अच्छा है उसका, ये डाउट मेरे को भी आया था, तब मेरे को पता चला कि पेमेंट्स बैंक क्या होता है, अभी नहीं, जब मैं पहले पढ़ा रहा था जब। तो ये लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इनको धंधा करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, एयरटेल को पैसा चाहिए। अब एयरटेल का पैसा कहाँ से आएगा? या तो वो शेयर होल्डर से और पैसा उठाएंगे, वो आजकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या तो वो लोन डिबेंचर उठाएंगे, वो उनको भारी भारी इंटरेस्ट में मिलता है। वो क्या करते हैं, बहुत ही फटाफट फटाफट क्विकली विदाउट एनी पेपर वर्क, वो उनको चाहिए कितना चाहिए, मान लो 100 CR चाहिए, बस उनको फ्लोट करना है, ठीक है, अपने ऐप पे डालना है कि 12% ब्याज है, जिसको लगाना है मैक्सिमम 1 लाख रुपए हम लोग लेने को रेडी है पर पर्सन। 12% का ब्याज देते से लोग लगा देते हैं, 1 लाख में क्या ही रिस्क है, लगाया, कंपनी को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 2 ही दिन में 100 करोड़ रेज हो। कंपनी को वो स्विफ्टनेस चाहिए। और ये जो पेमेंट बैंक के जो डिपॉजिट वो लोग लेते हैं ना, वो नॉर्मली क्या है, 6 महीना 4 महीने की लेते हैं, उनका काम हो गया वापस दे देते, ठीक है। इट्स बेसिकली अ सोर्स ऑफ फंडिंग टू द कंपनी। एयरटेल लोन नहीं देता, एयरटेल लोन देता नहीं, वो लोन के नाम से काम, आपको पता है पेटीएम का लाइसेंस चला गया, क्यों चला गया? एयरटेल इज नॉट नाउ अ पेमेंट्स बैंक, नहीं, एयरटेल इज नॉट नाउ अ पेमेंट्स बैंक, एयरटेल इज नाउ एन एनबीएफसी। हाँ, एयरटेल इज नाउ एन एनबीएफसी, ठीक है, 3 महीना पहले एयरटेल कन्वर्ट हो गया एनबीएफसी हो गया, अब वो भी कर सकता है, लोन भी दे सकता है, लेकिन उसको जाने दो ना, तुम बुक में आओ। पेमेंट बैंक समझ में आया है क्या? ठीक है, पेमेंट बैंक एक नए तरीके के बैंक है जो रिसेंटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, और उनको क्या अलाउड है, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स but they cannot give loans. However, customer can open current account, saving account and also avail the facility of ATM कम डेबिट कार्ड। ऑब्वियसली ना भाई, तूने बैंक में तेरा पैसा डाला, ठीक है, तेरा हक है, जब तेरे को चाहिए एटीएम में जा, कार्ड डाल और पैसा विड्रॉ कर, तो वो उनको करना अलाउड, मतलब वो अपने कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, प्लस उनको एटीएम कार्ड भी वो लोग इशू कर सकते हैं। कौन? पेमेंट बैंक, ठीक है, कि भाई आपका एटीएम कार्ड है, आपको जब चाहिए आप पैसा निकाल लेना, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब भी सुविधा पेमेंट्स बैंक दे सकती है अपने कस्टमर को। एग्जांपल है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब पुराने एग्जांपल्स है। ओके, क्लियर है सबको? तो पेमेंट्स बैंक कितने बैंक हो गए? कमर्शियल, ठीक है, ओके। अब आ जाओ डेवलपमेंट बैंक्स, क्या नाम है? Development banks had been conceptualized to provide funds for infrastructural facilities important for the economic growth of the country। कोई बताएगा ये क्या होता है नॉर्मली, ये बैंक का क्या फंक्शन है डेवलपमेंट बैंक का? आईडीबीआई उसका एग्जांपल है। सी, कंट्री की इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है? जब अच्छे अच्छे हाईवेज बने, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, बड़े बड़े बिल्डिंग बने, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है, तो लोगों का रहन सहन बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। देखो सिंपल है ये चीज़, है ना, तुम एज ए सीए बनने के बाद में भी समझ नहीं पाओगे, ये आपको समझेगा जब आप रियल मार्केट में आओगे, ठीक है, 4-5 साल मार्केट में काम करोगे, आपको समझ में आएगा कि सरकार देश को कैसे बढ़ाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एनी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हालत ऑफ द कंट्री। जब जब मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि देश की हालत थोड़ी सी नरम है, तो वो कैपेक्स बढ़ा देते हैं। कैपेक्स बढ़ गया मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी, मतलब रोजगार बढ़ेगा, मतलब मार्केट में पैसा फ्लो होगा। समझ में आ रहा बात? तो उसके लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट बैंक अलग से बनाई। बोला खबरदार है कि तू 10 लाख का एफडी लिया, तो ये सब छोटे मोटे काम में नहीं करना, मिनिमम तेरे को 1000 करोड़ का लोन देना पड़ेगा, मिनिमम तेरे को 5,000 या 2,000 करोड़ की एफडी लेनी पड़ेगी। छोटे कामों में तू एंटर करना मत, उसके लिए हमने एसबीआई एचडीएफसी बना दिया। तो डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है
कि ये लोग फंड्स प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के लिए, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बोलो। डेवलपमेंट बैंक हैड बीन कंसेप्टलाइज्ड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर इंफ्रा फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एग्जाम्पल्स है आईडीबीआई, आईएफसीआई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लें। ठीक है, ये हो गए 5। पहला कौन सा था? दूसरा आरआरबी, तीसरा कोऑपरेटिव, चौथा पेमेंट, पांचवा डेवलपमेंट, छठवा देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी क्या होता था ना कि नॉर्मली जो माइक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, मान लो एक किराने की दुकान है, एक किराने की दुकान है, ठीक है, अब उसको नॉर्मल एक छोटा सा लोन चाहिए अपने धंधे के लिए। अब वो जाता है एचडीएफसी, एसबीआई, उसको एंटरटेन नहीं करते लोग। वो लाख रुपए का लोन कोई एंटरटेन नहीं करता, नहीं जान। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, इनका काम इजी होने के लिए स्पेसिफिकली एक कैटेगरी चालू करी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तुम्हारा काम है कि तुम छोटे मोटे लोगों को लोन दो, चाहे वो अर्बन के हो चाहे वो रूरल के। ठीक है, छोटे मोटे, भंगार वाला है, ऑटो वाला है, इन सबको लोन कौन देगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक। समझा क्या? ये कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बांटी। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सेटअप किया है आरबीआई ने टू मेक अवेलेबल बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज टू द अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनसर्व्ड है, जिनको कोई सर्व नहीं कर रहा, ठीक है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके लिए क्रिएट हुआ है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा यही है। सब बैंक चाहती है कि हम ये करें जिनको कोई देखना नहीं। अरे तेरे को मोबाइल लेना है, ठीक है, यू आर एन अनसर्व्ड पर्सन, 50,000 लाख रुपए का मोबाइल है, तू जाएगा क्या बैंक में, पेपर वर्क करेगा क्या? ये स्मॉल फाइनेंस बैंक तेरे पास पहुंच जाती है कोई ना कोई ऐड के थ्रू, ठीक है, या अमेजोन पे लिखा होता है नीचे, लोन चाहिए क्या, 2 मिनट का। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस, इजी फाइनेंस। और उसमें फोन का पैसा नहीं भरेगी क्या, भरने वाली है। ठीक है, तो उनके लिए रिकवरी भी इजी है, एसेट बेस्ड रिकवरी है। अरे तूने कार लिया, कार के लिए लोन लिया, लोन नहीं पे करेगा तो कार का क्या होगा? ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव बीन सेट अप बाय आरबीआई टू मेक अवेलेबल बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज टू द अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भी है, अनसर्व सेक्टर, अनऑर्गेनाइज मतलब स्मॉल मार्जिन फार्मर्स, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स। करेक्ट है? एग्जांपल्स आर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब एयू स्मॉल फाइनेंस नहीं रहा, ये अब नेशनलाइज बैंक हो गया, ये एचडीएफसी ऐसा हो गया। इसके सामने से स्मॉल फाइनेंस बैंक हट जाएगा। अब इसको ये लोग बोलते हैं एयू बैंक। क्या बोलते हैं? पहले ये लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते थे। ठीक है, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनको सामने स्मॉल फाइनेंस लिखना पड़ता है। क्लियर है? कोई डाउट? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? ये आरबीआई ने सेटअप करे टू टू गिव बैंकिंग फैसिलिटीज टू होम अनसर्व एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर facilities such as people such as small farmers, micro business units। और एग्जांपल क्या है? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस। ठीक है, आप लैंग्वेज थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 6 तरीके के बैंक हो गए। कोई डाउट? अगर चैप्टर 11 के मैंने आगे क्वेश्चन नहीं भेजा ना आपको, आपने उतने लिख लिए? हाँ, जो मैंने क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे, लिखे कि नहीं लिखे? वो लिखना पड़ेगा। 6-11 मैंने बोला है, 6-11 के टेस्ट के पहले मैं नोट्स देखूंगा, फिर ही टेस्ट होगा, ये तो टेस्ट नहीं होगा। मैं आज रिमेनिंग क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है, इसके भी मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है ना। अभी आप क्या करो, अपनी नोटबुक ओपन करो, आप क्वेश्चन लिखो इस पर डायरेक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। टाइप्स ऑफ बैंक बहुत बार पूछते हो लोग, फेवरेट है उनके लिए। उसमें लिखो राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ बैंक्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ बैंक्स। उसमें क्या करो, 6 ब्रांच निकाल दो फटाफट फटाफट, और 6 हेडिंग डाल दो। भूमि बाद में होता नहीं, बनाओ अभी।
तो छोड़ो पेज उसके लिए, कब तक भागे रहेगा चैप्टर 4 का? पेज छोड़ो उसके लिए, बाद में होता नहीं वो, बैकलॉग मत क्रिएट करो, अच्छे खासे पेज छोड़ दो, 20 पेज छोड़ दो भले। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी ये जो मर्ज बैच के 3 चैप्टर होने वाले हैं, ये तीनों चैप्टर की नोट्स मेरे को लाइव चाहिए। आपका क्या टेस्ट है, आपका क्या है, वो सब सेपरेट है, ठीक है। पिछले कोई नोट्स पेंडिंग होंगे वो आप साइड में बना के मेरे को दिखा देना, ये नोट्स लाइव चाहिए। कोई मेरे को कल नहीं बोलेगा कि मैंने ये बुक लाया नहीं, मैंने वो लाया नहीं, मेरे को पता नहीं था, सारे बहाने पहले ही बोल दिया मैंने, ठीक है। आज का जो बैंक में पढ़ाया है मैंने वो कल मेरे को लाइव चाहिए, क्योंकि इसकी टेस्ट को टाइम मिलने वाला है नहीं, ये समझ के चलो आप। वो क्लास के साथ में ही लर्न करके नोट्स बनाने पड़ेंगे। लिख लिया? उसके नीचे की भी लिख लो चाहिए तो। सबने लिख लिया क्या हेडिंग्स? अब नीचे का लर्न करके भरना, ठीक है। घर पे जाना, लर्न करना, लर्न करके भरना। आप अगर ये चैप्टर को ना क्लास के साथ में लर्न कर लोगे, आज के 2 पेज हो, 2 पेज लर्न कर लो। बैंकिंग ऑपरेशन कंडक्टेड ओनली एट ब्रांचेस, ठीक है। पढ़ो अथर्व। Banking operations are conducted only at the branches, while other offices act as controlling authorities or administrative offices that lay down policies, systems, and internal control procedures for conduct of business. क्या मतलब हुआ? मतलब जो बैंकिंग ऑपरेशन है वो सिर्फ ब्रांचेस को कंडक्ट करते हैं और उसके ऊपर के लेवल पे जो रहते हैं मतलब मेन ब्रांच वो सिर्फ कंट्रोल करती है और आईसी सिस्टम को सी क्या होता है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, समझने के लिए और एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के लिए, कि कोई भी बैंक है ना उसका एक हेड ऑफिस होता है। एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है? मान लो दिल्ली में है, एचडीएफसी का मुंबई में है, बंधन बैंक का कलकत्ता में है। हर बैंक का अपना अपना हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस पे बैंकिंग नहीं होती, हेड ऑफिस पे सारी कंट्रोलिंग पॉलिसीज बनती है, पूरा एडमिन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप बीकेसी जाओगे, बीकेसी क्या है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये मुंबई में एक एरिया है, बहुत ही बढ़िया एरिया है। अगर आप बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जाओगे, आपको बड़े बड़े बैंकों के बड़े बड़े कांच के बिल्डिंग दिखेंगे, वो सब उनके हेड ऑफिस है। वहां पे अनुश्री कामकाज नहीं होता, वहां पे कोई आके आप लोन नहीं लोगे या लोन दोगे नहीं, वो होता बैंक के ब्रांच में। तो आदर्श कॉलोनी में जो एसबीआई बैंक का ब्रांच देख रहे ना, यहाँ पे बैंकिंग होती है, समझा? तो हर बैंक के ना जोनल ऑफिस होते हैं, उनको बोलते हैं एडमिन ऑफिस। यहाँ पे धंधा नहीं होता, धंधा होता ब्रांच में। कहाँ होता? इसके लिए आप आज के बाद में कभी भी जाओ और आपको कोई बैंक दिखे ना, वहां पे ब्रांच लिखा होता है, शाखा, वो मैंडेटरी लिखना। आपने कभी भी लाइफ में देखा होगा, अगर किसी ने थोड़ा बहुत बैंकिंग किया है तो एसबीआई आदर्श कॉलोनी ब्रांच। अब जाओगे ना घर पे तो एचडीएफसी का इनकम टैक्स चौक पे जो ब्रांच, उसमें देखो आप लिखा है गोरक्षण रोड ब्रांच। अभी यहाँ से जाओगे तो आईसीआईसीआई का नया ब्रांच ओपन हुआ है, वो भी लिखता है गोरक्षण रोड ब्रांच। उनको ये मेंशन करना जरूरी होता है कि वो कौन सी लोकेशन की ब्रांच है। उनका आइडेंटिफिकेशन आईसीआईसीआई बैंक बोल के नहीं होता, गोरक्षण रोड ब्रांच बोल के होता है, समझा? तो धंधा ब्रांच पे होता है। चलो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पढ़ो वाला निहाल। Regulatory framework, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act 1955, Companies Act 2013, Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, Regional Rural Banks Act 1973, Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1980, Information Technology Act 2000, Prevention of Money Laundering Act 2002, Securitized सरफाइजी बोल दो, सरफाइजी शॉर्ट फॉर्म, सरफाइजी, एस एस ए आर एफ ई एस आई, सरफाइजी एक्ट। हाँ, ठीक है, एस ए आर एफ ए ई एस आई, सरफाइजी एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारे एक्ट के नाम, अगर आपने एग्जाम में इसको पूरा नहीं लिखा, सरफाइजी भी लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे एक्ट के नाम आप लर्न कर लेना कि कौन से एक्ट बैंक्स को लग सकते हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख दो, what are the regulatory frameworks applicable to a bank? What are the regulatory frameworks applicable to a bank? लर्न करके लिख देना, देखो 5-6 लर्न हो जाने चाहिए। ये चैप्टर से ना
क्वेश्चन आपको कभी भी घुमा फिरा के नहीं आता है, स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। जाला ठीक है। एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है बैंक ऑडिट, ठीक है। जिसको ये चैप्टर अच्छे से लर्न हो गया उसके लिए चैप्टर 1, 2, 11, 10 और 6 क्या हर बार नहीं आता, ठीक है। तो बस घंटी चालू हुई, ये 4-5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दो जो ये चैप्टर के, तुम्हारे 15-20 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं उसके अगले पार्ट पे, टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इशूड जनरली, है ना। बैंक ऑडिट रिपोर्ट आपको कौन सी इशू करनी होती है। अब देखो आपने जिन्होंने यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर पढ़ा है उसको भूल जाओ, ठीक है। मतलब बैंक ऑडिट की रिपोर्ट अलग ही बनती है, उसका ऑडिट रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है आपने पढ़ेंगे। तो बैंक ऑडिट की अलग अलग रिपोर्ट ऑडिटर को इशू करनी पड़ती है, ठीक है। अभी वो कौन सी रिपोर्ट होती है वो अपन लर्न करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन लर्न किए, इससे कितने तरह के बैंक होते हैं सर, कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक बैंक को लगते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिव रहना। हाँ, नंबर 3 सर, कौन सी बैंक ऑडिट की रिपोर्ट्स होती है। पहला क्या है अनुश्री, रिपोर्ट ऑन, रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। मतलब जो भी बैंक्स एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, जो भी बैंक्स एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, क्योंकि कंपनी के केस में ही आपको ये इंटरनल कंट्रोल वगैरह आता, आपने पढ़ा ना, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर 3 में आया था अपने को, याद है क्या, सेक्शन 134 वगैरह, ये कहाँ पे कंपनी में कहाँ पे इसमें डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट और, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट में ये रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए जो भी बैंक्स एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, एज अ, तो वो बैंक्स को अपने इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, तो उसको एक रिपोर्ट देना होता है कि आपकी इंटरनल कंट्रोल्स जो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर लगा रखे हैं वो इंटरनल कंट्रोल कितने एडिक्वेट है और उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है। एडिक्वेट का मतलब सर जितने लगाए सफिशिएंट है क्या, कि और लगाने चाहिए, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब जो लगाए हैं वो कितने इफेक्टिव है। ये रिपोर्ट देनी होती है उन बैंक्स में जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। क्लियर है क्या, ठीक है। पढ़ो दूसरा, LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये क्या होता है, दिस इज द लेंथीएस्ट रिपोर्ट विच ऑडिटर प्रिपेयर, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये कम से कम नहीं तो भी 300 पेज की रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो एक बैंक के केस में ऑडिटर बनाता है, ठीक है। ये होती है नॉर्मली बैंक्स के खुद के लिए कि तुम पूरा पढ़ो, राइट। अब ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर पढ़ पाएंगे क्या, तो उनके लिए एक समरी बनती है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, IFCR, IFCR, ठीक है, ICFR, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसकी एक रिपोर्ट बनती है अगर बैंक जो है वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, तो कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो एडिक्वेट है क्या और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है क्या। दूसरा होता है नॉर्मल LFAR जो हर बैंक को बनाना पड़ता है। तीसरा रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विथ SLR का मतलब होता है, ये था क्या और कहाँ पे, तो तुमको पता है कि SLR क्या होता है, बहुत ही बढ़िया। तो आप SLR रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हो क्या, उसकी आपको रिपोर्ट बनानी होती है। अच्छा मेरा 5 मिनट कम से कम सेव हो गए, ठीक है। तो आपको ये बनानी पड़ती है। तो पहले 3 क्या है रिपोर्ट्स, पहला मतलब इजी में बोले तो इंटरनल कंट्रोल, दूसरा LFAR, तीसरा SLR रिपोर्ट। जो भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट्स RBI ने बैंकों को बोले, किसने, RBI ने बैंक्स को बोले हैं, वो बैंक ने पूरे करे या नहीं करे वो कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा, तो उसकी रिपोर्ट उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। चौथा बोलो कार्तिक, report on whether the treasury operations of the bank have been conducted in accordance with the instructions issued by RBI from bank to bank. मतलब जो ट्रेजरी ऑपरेशन से बैंक के हर बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशंस होते हैं, इसको करो अंडरलाइन, ट्रेजरी ऑपरेशंस, ठीक है। ट्रेजरी ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है वो सुनो, ठीक है। समझो, ये देखो ये बैंक है, ठीक है, ये आया, इसने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने किसी दूसरे पर्सन को पैसा दिया, ये तो नॉर्मल हो गया।
अब क्या होता है, बैंक के पास में पैसा आया, मान लो 2000 करोड़, कितना आया, और बैंक ने दिया 1000 करोड़। सर क्यों, अरे लोगों को नहीं चाहिए, जबरदस्ती बांटी, जितना चाहिए उतना दे दिया, लेकिन 1000 करोड़ एक्स्ट्रा बच गया। कितना एक्स्ट्रा बच गया, क्या करेगी बैंक, ऐसे आइडल पड़े रहने देंगे, उससे नुकसान क्या होगा, आइडल पड़े रहेगा तो इसको तो पूरा 2000 का ब्याज लगेगा, 1000 का ब्याज तो ये दे रहा है, बचा हुआ ब्याज कौन देगा, बैंकों को नुकसान हो जाएगा। तो ये 1000 करोड़ ना बैंक करती है इन्वेस्ट। बैंक कहाँ करती है, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है, डॉलर्स में, अलग अलग जगह पे। अलग अलग जगह पे बैंक करती है इन्वेस्ट, क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। उसको बोलते हैं ट्रेजरी ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, सरल भाषा में बात करें तो जो पैसा बैंक के पास में एक्स्ट्रा का बच गया, वो पैसा बैंक को कहीं ना कहीं लगाना होता है। वो काम करता है डीकेसी में बड़ा एडमिन बिल्डिंग, ठीक है, उनका काम है कितना पैसा बैंक के पास में आइडल है और कहाँ बैंक उसको लगा सकती है। क्लियर है, तो ये, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 1000 करोड़ बच गया, ये इसका है क्या, बैंक का पैसा है क्या, किसका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। बैंक डूबे तो पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है बिल्कुल भी होशियारी नहीं होना, ये जो 1000 करोड़ लगेंगे ना, ये कहाँ लगेंगे, हम आपको गाइडलाइन देंगे उसकी। मालूम पड़ा पूरा 1000 करोड़ अनुपम मित्तल को दे दिए, फादर का पैसा है, पब्लिक का पैसा है ना, तो गवर्नमेंट उसकी गाइडलाइन देती है, ठीक है, गवर्नमेंट उसकी क्या देती है, गाइडलाइन देती है। तो वो पॉइंट वही है कि ऑडिटर को एक रिपोर्ट देना होता है कि जो बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशंस है वो आरबीआई ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से ही बैंक ने किए हैं, या अफरा तफरी में बैंक ने बहुत रिस्की एसेट पे पैसा लगा। समझा क्या बात, पक्का समझा। तो ये होता है डी। आपको पता है पूरा शेयर मार्केट कौन चलाता है, पूरा शेयर मार्केट चलाता है बैंक, पूरा की पूरा शेयर मार्केट चलाता है बैंक और आरबीआई। सेबी तो सिर्फ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सेबी के हाथ में कुछ नहीं, ठीक है, जिसको ये समझ गया उसको शेयर मार्केट समझ गया, ठीक है, हाथ में है आरबीआई के। आरबीआई क्या करती है, अभी बैंक दुनिया भर के पैसे आईपीओ में लगाता है, क्यों लगा रहा है, क्योंकि आरबीआई ने अलाउ किया। आरबीआई को जैसी लिक्विडिटी कम कर रहा है, ठीक है, बहुत बार निर्मला सीतारमन को ये पूछा जाता है, सीतारमन ही सरनेम है उसका, हाँ उसको, नहीं सीतारमन पिक्चर भी है, निर्मला गलत बोला, तो उसको पूछा जाता है कि आपको चिंता नहीं है कि शेयर मार्केट इतना ऊपर चला गया, ये बबल तो नहीं है, ये फट जाएगा तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो बोलती कि नहीं, इतना तो हम हमारी कंट्री ने ग्रो किया है कि शेयर मार्केट इतना पहुंचे, तो हमको उसकी चिंता नहीं। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि हमारा शेयर मार्केट अननेसेसरी बहुत बढ़ जाए, विच इज नॉट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को बोलती है, गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को बोलती है कि तुमको जो हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये चेंज करने का टाइम आ गया है, अब तुम पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते। अब क्या होगा, बैंक ने पैसा लगाना बंद कर दिया, तो मोटा पैसा बाहर चला गया, मतलब मोटा पैसा आ नहीं रहा, मतलब डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो क्या होता है, चीज का भाव गिरता है, किसी भी चीज की डिमांड कम हो गई तो उसका भाव, ठीक है, समझा कैसे आरबीआई कंट्रोल करती चीजों को। तो ये आरबीआई के हाथ में, किसके हाथ में है, चलो ठीक है, तो डी वाला पॉइंट हो गया। तो 3 तरह की रिपोर्ट कौन से है, एक तो एलएफआर नॉर्मल, ठीक है, फिर इंटरनल कंट्रोल्स, फिर एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, फिर ट्रेजरी ऑपरेशंस। वापस से ठीक है, एसएलआर और ट्रेजरी ऑपरेशंस को साथ में बोलो क्योंकि ये नॉर्मली हेड ऑफिस का काम होता है, ठीक है। तो एसएलआर और ट्रेजरी ऑपरेशन साथ में हो गया, इंटरनल कंट्रोल भी हेड ऑफिस का काम होता है, तो इंटरनल कंट्रोल साथ में हो गया। एलएफआर ब्रांच वाला होता है, एलएफआर ब्रांचेस का होता है, ठीक है, मतलब हर एक ब्रांच का एलएफआर बनता है, ठीक है, अलग अलग अलग। अब देखो रिपोर्ट ऑन वेदर, ई वाला पॉइंट, रिपोर्ट ऑन वेदर इनकम रिकॉग्निशन, asset classification and provisioning have been made as per the RBI guidelines from time to time। क्या होता है, हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बैंक अपनी इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करता है, नंबर 1, ठीक है, बैंक अपने एसेट को कैसे क्लासिफाई करता है, नंबर 2, और बैंक अपना जो प्रोविजनिंग है, प्रोविजनिंग मतलब बैंक एक ऐसा सेक्टर है
जहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका काम ही वो है, उनका काम ही है लोगों को पैसा देना। यस, तो प्रोविजनिंग की ये तीनों चीज के, इनकम रिकग्निशन बोलो, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग, ये तीनों चीज के गाइडेंस आरबीआई देता है। वो गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक ने काम किया है क्या, उसका रिपोर्ट ऑडिटर देता है। करेक्ट है, राइट। तो देखो पहले बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल बोलो, फिर एसएलआर, फिर ट्रेजरी ऑपरेशंस, फिर इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग, ठीक है। और लास्ट में एलएफआर, एलएफआर एकदम आखिरी में, ठीक है। एलएफआर या तो आखिरी में या एकदम पहले। एफ नंबर का पढ़ो यथार्थ। Reports on whether any serious irregularities was noticed in the working of the bank, which requires immediate attention. अभी देखो ये जो चीज है ना, ये एलएफआर में भी लिखी होती है, लेकिन ये क्योंकि सीरियस इरेगुलेटरी है तो आरबीआई चाहती है कि तू अलग से बता। हम एलएफआर पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, तो हमको अलग से बता दे अगर तेरे को कोई सीरियस इरेगुलेटरी मिली। मैं बताता हूँ तुमको, अभी तुम अमरावती का मुथूट फाइनेंस बैंक था, ठीक है, हाँ, अरे अकोला में खुल चुका है, अकोला में भी है, वो है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अमरावती में क्या हुआ, अमरावती में मुथूट फाइनेंस में हम क्या करते हो, आप अपना गोल्ड लेके उनको देते हो, उसके बदले वो पैसा देते हैं। तो मुथूट फाइनेंस इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, ठीक है, क्योंकि उसके तिजोरी में बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, जैसे कोई भी ज्वेलरी की दुकान में होता है। लेकिन ज्वेलरी की दुकान में गोल्ड कम होगा, लेकिन मुथूट फाइनेंस में ज्यादा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का गोल्ड वहां पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बैंक मैनेजर ने क्या किया कि 5 करोड़ का गोल्ड लेके वो भाग गया, ठीक है। अब वो मिल नहीं रहा, अब वो गोल्ड किसी ना किसी का होगा, ठीक है। तो ये बड़ा इशू है काय में, बैंक में, कि तुम्हारे एम्प्लॉय भी चोर होते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज द सीरियस इरेगुलरिटी। सर सीरियस इरेगुलरिटी कैसे, सीरियस इरेगुलरिटी इन द सेंस कि ये तो बहुत बड़ा इशू है ना यार, 4.5 करोड़ का गोल्ड लेके भाग गया वो, बाकी ब्रांचेस में क्या हुआ वो देखो पहले, ये तो मालूम पड़ गया, जो नहीं मालूम पड़ी वो किसी को कौन देखेगा। हो सकता है ना अभी तक तुमको उजागर नहीं हुआ वो चीज, अमरावती में हो गया, अकोला में, तो अब हर एक ब्रांच को मुथूट फाइनेंस छानेगा,